नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित ये टॉपिक रहने वाला है। व्याकरण का ये टॉपिक नहीं है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही वो टॉपिक भी उन प्रश्नों के माध्यम से आपका क्लियर करने वाले हैं। तो आगामी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जो हिंदी की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। अब देखिए विद्यापति की अगर बात करें ना तो विद्यापति ने कुल मिला के 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं। अगर विद्यापति की बात करते हैं तो देखिए विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, अगर विद्यापति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल क्योंकि मैथिली भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी रचनाएं सिर्फ मैथिली भाषा में ही है, संस्कृत में भी आपको इनकी रचनाएं मिलेंगी, मैथिली में भी आपको इनकी रचनाएं मिलेंगी और अवहट भाषा में भी पूछा जाता है कई बार। देखिए कि विद्यापति की कौन सी रचनाएं अवहट भाषा में। तो एक बार सारी रचनाओं पर अगर थोड़ा थोड़ा नजर डालें तो देखिए विद्यापति की बात करें तो इनकी संस्कृत में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने अवहट भाषा में रचनाएं लिखी हैं, ध्यान रखना अवहट में। और इसके अलावा इन्होंने मैथिली में तो मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिली पर इनका बहुत ज़्यादा अधिकार था, तो मैथिली भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए अवहट भाषा की रचनाएं तो बहुत बार पूछी जाती हैं कि विद्यापति की कौन सी रचनाएं अवहट भाषा में है। तो आप ध्यान रखना कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये बहुत चर्चित प्रश्न है आरपीएससी का। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं विद्यापति की वो आपके अवहट भाषा में इनकी लिखी हुई है। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में है, ध्यान रखना। पदावली और गोरक्ष विजय, पदावली ध्यान रखना, पदावली ज्यादा चर्चित रचना है, तो पदावली और गोरक्ष विजय ये आपके मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए अपने को प्रश्न पूछता है कि कीर्ति लता जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है और हम ये सोचते हैं कि विद्यापति की रचना है तो मैथिली में लिखी होगी, नहीं, ये अवहट भाषा में लिखी है। इसके अलावा इनकी संस्कृत में भी कुछ रचनाएं हैं जो कई बार पूछ ली जाती है। देखिए दान वाक्यावली, एक तो कौन सी रचना हो जाएगी, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा ये महत्वपूर्ण रचना है, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा भक्त तरंगिणी। ये आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत वाली बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछी नहीं जाती हैं, ये आपके पूछी नहीं जाती हैं। मैन की अवहट की और मैथिली की याद रखेंगे। और सेव सर्वस्व सार, सेव सर्वस्व सार। तो देखो विद्यापति की रचनाओं का ये पूरा निष्कर्ष निकल के आता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग इस चीज में से आपके हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना कि पदावली हालांकि इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है लेकिन इस पदावली पर जो है वो बंगला भाषा का प्रभाव है, ये ध्यान रखना। बंगला भाषा का प्रभाव विद्यापति हालांकि लिखी मैथिली में है लेकिन उस पर बंगला भाषा का प्रभाव भी बराबर देखने को मिलता है। तो देखिए विद्यापति की पूरी रचनाएं आपके मैंने क्लियर कर दी, ये ध्यान रखना ये बंगला भाषा है। कौन सी भाषा है, बंगला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है विद्यापति की मैथिली पर। मैथिली और गोरक्ष विजय विद्यापति की पदावली और जो गोरक्ष विजय रचनाएं हैं वो बंगला भाषा में लिखी गई है, तो पदावली पर बंगला भाषा का प्रभाव है, ये ध्यान रखना। तो विद्यापति की रचनाओं के बारे में अब आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न अब हम करते हैं। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है। देखिए आरपीएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित एक प्रश्न सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल के अलग अलग नामकरण किए गए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न की भी बात करें तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो अगर हम बात करें तो आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब देखिए क्वेश्चन की डिमांड है इसलिए मैं इसका उत्तर रामकुमार वर्मा बता रहा हूं। बाकी केवल अगर चारण काल पूछे तो चारण काल, केवल चारण काल तो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये ध्यान रखना। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और रामकुमार वर्मा क्यों उत्तर बता रहे हो सर फिर, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने भी कहा है संधि काल और चारण काल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है, संधि काल और चारण काल। अब क्वेश्चन में अगले ने चारण काल
काल दे दिया और ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने को उत्तर मानना पड़ रहा है। तो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, देखिए राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल कहा है। क्या कहा है, संधि और चारण काल। और केवल अकेला चारण काल पूछ ले तो उसका उत्तर कायदे से क्या आना चाहिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यहाँ पर अब देखिए, अब हम पूरा आपको क्लियर करते हैं कि भाई आदिकाल का विभिन्न विद्वानों द्वारा नामकरण किस प्रकार से किया गया है, उसकी हम बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक प्रश्न ये भी आपका पक्का आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए आदिकाल को अगर केवल चारण काल पूछ ले कि भाई आदिकाल को चारण काल, यहां मैं लिख देता हूं संधि काल और चारण काल, यहां मैं क्या लिख देता हूं, संधि काल और चारण काल। अब देखो विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, जो प्रारंभिक काल है, उसके अनेक नामकरण किए गए हैं, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ये जरूर आप ध्यान रखें। तो चारण काल, केवल चारण काल पूछे ना तो ध्यान रखना जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या याद रखेंगे आप, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये नामकरण किया है आदिकाल का, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये ध्यान रखेंगे। आरंभिक काल देखो दो हैं, एक तो आरंभिक काल, एक प्रारंभिक काल। आरंभिक काल और एक आ जाता है प्रारंभिक काल या शून्य काल। प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने कहा, वो अलग है। तो आरंभिक काल तो आपको याद रखना है कि भाई आरंभिक काल जब वो पूछ ले तब तो आप बोलेंगे मिश्र बंधु। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। ध्यान रखना, इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। जबकि प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने कहा है, तो ये याद रखना, ये कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने, ये याद कर लेना, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है भाई, इसको आप ध्यान से देख लेना। बीज वपन काल देखिए किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है, आप ध्यान रखेंगे। ये आदिकाल के नामकरण। वीर गाथा काल इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा काल देखो हिंदी साहित्य के इतिहास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ध्यान रखना। डॉक्टर रामचंद्र जो शुक्ल है, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है 12 ग्रंथों के आधार पे। कितने ग्रंथों के आधार पे, 12 ग्रंथों के आधार पे। अच्छा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, अब मान लो हम नामकरण क्या कर रहे हैं, आदिकाल, तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ये ध्यान रखना। ये इनके घोर विरोधी रामचंद्र शुक्ल के जो घोर विरोधी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या याद रखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये यहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जो मैंने बता रहा है यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सिद्ध सामंत काल, ये ध्यान रखना भाई, सिद्ध सामंतों की सबसे ज्यादा हिमायत किसने की है, देखिए डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंतों का नाम कहीं मिल जाए, उससे संबंधित कथन कुछ मिले, तो राहुल सांकृत्यायन आपके दिमाग में होने चाहिए। आधार काल, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने। मोहन अवस्थी ने और सुमन राजे ने। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है। तो ये सारे आपको याद होंगे ना, तो एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा, हो सकता है वो पूछ ले आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल। वीरगाथा काल तो चर्चित है, सभी को ध्यान रहता है, लेकिन मान लो ऐसे पूछ लिया आधार काल किसने कहा, तो वो हमें नॉर्मली ध्यान नहीं रहता। संक्रमण काल देखो राम खिलावन पांडे, ध्यान रखना, राम खिलावन पांडे ने कहा है। और आपके वीर काल देखो, वीर काल वी से वी को मिला दो आप, वीर काल वी को वी से मिला दो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वी से वी को मिला दो, वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा है। और संधि काल और चारण काल, ये ध्यान रखना, ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये आदि साहित्य के नामकरण से संबंधित अब आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, यहां से आ जाएगा इनमें से। आदिकाल के नामकरण से अगर प्रश्न पूछेगा ना, तो ये एक स्लाइड अगर आप देख जाओगे तो वहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक और प्रारंभिक दोनों अलग अलग याद रखेंगे आप। आरंभिक मिश्र बंधुओं ने और प्रारंभिक अपने गणपति चंद्र गुप्त ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद भी होगा ये तो। आदिकाल
शुक्ल के विरोधी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हम भी क्या कहते हैं, प्रचलित रूप से नाम क्या है बताओ, आदिकाल का आदिकाल। सिद्ध सामंत काल जो उनके सबसे बड़े हिमायती हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। आधार काल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें याद नहीं रहता, क्या, मोहन अवस्थी और सुमन राजे। मोहन अवस्थी का नॉर्मली नाम आप जरूर याद रखें। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। वीर काल वी से वी को जोड़ दो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और चारण काल में संधि काल और जोड़ दो तो वो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस तरह से आपको अब देखिए, अब उस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। अब देखिए, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। अब हालांकि एक भक्ति काल का प्रश्न हो गया, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, तो भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी क्योंकि हम आदिकाल पे चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन देखो, रासो, भाई रासो कब की, आदिकाल की काव्य धाराओं में से है रासो। अगर भक्ति काल की बात करें, देखो भक्ति काल की सीधी सी कहानी है, ध्यान रखना आप, भक्ति काल की सीधी सी क्या कहानी है। देखो भक्ति काल में दो तरह के भक्त हुए हैं। भक्ति काल में कितने तरह के भक्त हुए हैं, ध्यान रखना आप, दो तरह के। एक तो निर्गुण भक्त, एक तो कौन से भक्त हुए हैं, निर्गुण भक्त। अब निर्गुण भक्ति या निर्गुण भक्त हुए हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब जो ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करते हैं, ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, वो निर्गुण हुए हैं। और एक है सगुण भक्त कवि। एक क्या है, सगुण भक्त कवि। सगुण भक्त कवि कौन से हैं, जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं, जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं। अब देखो निर्गुण में भी दो हो गई, निर्गुण में भी कितने हो गए, निर्गुण में भी कितनी शाखाएं बन गई भक्ति काल में, दो शाखाएं। तो देखो निर्गुण में एक शाखा तो वो हो गई जो ज्ञान पर आधारित थी, ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा थी, ज्ञानाश्रयी शाखा। और उस ज्ञानाश्रयी शाखा को ही हम कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा वालों को ही हम कहते हैं संत। और इसके प्रतिनिधि कवि थे कबीर। कौन थे, कबीर। देखो निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हो गई, एक तो वो जो ज्ञान के आधार पर है ना भक्ति करते थे, ज्ञानाश्रयी शाखा जिनको हम संत कहते हैं, है ना। और ये कबीर, इनका प्रतिनिधि कवि कौन थे, कबीर। एक वो थे जो प्रेम से भक्ति का मार्ग निकालते थे, इसलिए उस शाखा को कहा गया प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। और प्रेमाश्रयी शाखा इनको कहते थे सूफी, इन्हें क्या कहा जाता था, सूफी। और इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। इसके प्रतिनिधि कवि कौन से थे, जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, रासो है इसमें। फिर उसके बाद सगुण भक्त। सगुण भक्त देखो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे, तो उस समय दो ही देवता ज्यादा प्रचलन में थे, एक तो राम और एक कृष्ण। तो एक तो हो गए राम भक्त कवि, सगुण में दो हो गए, कौन कौन से बताइए, एक तो राम भक्त कवि, राम भक्त कवि। और राम भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तुलसीदास। राम भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तुलसीदास। और एक आपके हो गए कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि। और कृष्ण भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि कौन से हो गए, देखो सूरदास। कौन से हो गए बताइए, सूरदास। ये भक्ति काल का मोटा मोटा डिवाइडेशन है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो देखो राम भक्ति भी है, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी का मतलब संत भी है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा भी है, रासो नहीं है। तो भक्ति काल में रासो नहीं है। अब देखो आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा, लुइपा है ये, लुइपा, सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है। तो देखो आदिकाल की अगर बात करें, आदिकाल के अंदर देखो ये नाम आपको मिलेंगे, सरहप्पा। सरहप्पा का तो बहुत महत्वपूर्ण आप याद रखना, इन्हें समग्र रूप से हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को समग्र रूप से क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये ध्यान रखना कि भाई हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहप्पा। कौन है, सरहप्पा। देखो सरहप्पा लुइपा, यानी आपके पा लगा हुआ मिले आगे, पा, सरहप्पा, सब्रप्पा, लुइपा, सब्रप्पा मान लो, सब्रप्पा, कुक्रिपा, कुक्रिपा, डोम्भिपा, यानी आगे अगर आपको पा लगा हुआ शब्द मिले, इसका मतलब वो ध्यान रखना वो आदिकाल से संबंधित और आदिकाल की सिद्ध कवि हैं। वो कौन से कवि हैं, सिद्ध। जैसे सिद्ध और नाथ,
दो तरह के कवि थे प्रमुख रूप से, सिद्ध और नाथ कवि, जैन कवि, रासो परंपरा, ये आदिकाल की प्रमुख परंपराएं। तो अगर पा लगा हुआ मिले इसका मतलब वो सिद्ध हैं। वो क्या है? सिद्ध हैं। सिद्धों के बारे में अगर बात करें, देखो सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्ध 84 हुए हैं, 9 नाथ और 84 सिद्ध, याद रखना। सिद्धों की संख्या की अगर बात करें तो सिद्ध बताइए कितने? 84। ये सभी लुईपार सब्रपार ये कुल मिला के कितने थे? 84। और नाथ कितने थे? गोरखनाथ है ना, मच्छंदर नाथ, ये सभी ये थे 9। तो 9 नाथ 84 सिद्ध, याद रखना। और सिद्धों का ध्यान रखना। वैसे सिद्ध निकले कहां से थे? सिद्ध कौन थे? सिद्ध एक साधक थे जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे, ध्यान रखना। ये सिद्ध वास्तव में क्या थे? ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। वज्रयान शाखा से संबंधित थे ये सिद्ध कवि, और इनकी संख्या 84 थी। और ध्यान रखने की बात यह है कि देश के पूर्वी भागों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनका प्रचार प्रसार देश के कौन से भागों में चला था? पूर्वी भागों में। वही नाथों की बात करें तो नाथों ने देश के पश्चिमी भागों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पा लगा हुआ है तो सीधा सा पूछा है कि आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुईपा, और भी आ सकते हैं कुकरीपा, डोम्भिपा, पा लगा हुआ हो तो ध्यान रखना सिद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य है? सिद्ध साहित्य। देखो रासो साहित्य भी अपने आदिकाल में है, सिद्ध साहित्य भी आपके आदिकाल में है, जैन साहित्य भी आदिकाल में है। ध्यान रखना, जैन साहित्य को रास भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? रास भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप। तो पा लगा हुआ आ जाए इसका मतलब वो सिद्ध है। 84 इनकी संख्या है। अब देखो, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, ये हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा था कि भाई जो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते थे? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी है, उन्होंने कहा कि मैं ये जो सिद्ध है, नाथ है, इनकी रचनाओं को है ना, ये धार्मिक साहित्य है और इनको साहित्य की श्रेणी में ही नहीं मानता। तो उसी कथन के क्रम में ये कथन है कि भाई सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे भी हमारे देश की धरती से हुई है। तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। ये कथन किसका है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का हो जाता है। अब देखिए, इस संबंध में देखिए कथन भी आते हैं तो कथन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण कथन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए कथन है, वो आपको जरूर देखने चाहिए एक बार। इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली। मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन, ये मान लो यहां भी पढ़ लो, आपको सेकेंड ग्रेड में मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, सब में मिलेगा। ये क्वेश्चन पक्का आता है, यानी आरपीएससी का फिक्स क्वेश्चन है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पूरा ग्रंथ जाली, यानी पृथ्वीराज रासो को जाली बता दिया। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है बताइए? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। और उस पूरे ग्रंथ को जाली बताने वाले अपने कौन है? देखिए चंद्रवरदाई। ये लिखा किसने है? चंद्रवरदाई ने। और इसको पूरे को जाली बता दिया डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। कह दिया कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ है वो जाली है, कोई प्रमाणिकता इसमें नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से काल्पनिक ग्रंथ है, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके बारे में एक पक्का क्वेश्चन बना हुआ है। क्या? देखिए इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। यानी पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके बारे में 3 धारणाएं हैं हिंदी में। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वहां, यहां से क्वेश्चन मैन यही बनता है। पृथ्वीराज रासो से मेन क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके बारे में 3 प्रकार की धारणाएं विद्वानों में प्रचलित है। कुछ तो विद्वान इसको बिल्कुल ही अप्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल उसी वर्ग में आते हैं। कुछ विद्वान इसको अर्ध प्रमाणित मानते हैं, यानी इसका आधा भाग तो काल्पनिक मानते हैं और आधे भाग को प्रमाणित मानते हैं। और कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं। तीनों तरह के हैं। तो तीनों तरह के मैं आज आपको याद करवाने वाला हूं किसको। और अक्सर ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान जो है वो इसको पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानता है, अर्ध प्रमाणिक नहीं मानता है या अप्रमाणिक नहीं मानता है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो तीनों तरह के देखो, पहले हम कहते हैं कि इसको प्रमाणिक, या रामचंद्र शुक्ल की बात आई तो पहले अप्रमाणिक मानने वालों की बात करते हैं। अप्रामाणिक, इस ग्रंथ को अप्रामाणिक कौन मानता है? अप्रामाणिक कौन मानता है? अप्रामाणिक मानने वाले साहित्यकार या विद्वान
कौन कौन है देखिए, उन साहित्यकारों की बात कर रहे हैं जो इसको अप्रामाणिक मानते हैं। देखिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, इसकी ट्रिक ऐसे याद रखेंगे कि देवी गौरी, क्या याद रखोगे, देवी गौरी, देवी गौरी, और उसके बाद याद रख लेंगे राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मुरारी का मोबाइल, राम श्याम और मुरारी का क्या, मोबाइल, ये याद रख लेंगे। यानी मोबाइल किस किस का है, राम श्याम और मुरारी का मोबाइल। अप्रामाणिक मानने वालों में ये ट्रिक आप याद रखेंगे, देवी की गौरी और राम श्याम मुरारी का क्या बताइए, मोबाइल। तो देखो इससे क्या क्या बन जाएंगे, विद्वानों के नाम क्या बन जाएंगे, देखो देवी से बन गया मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, ये बन गया आपके पहला नाम। दूसरा गौरी से बन गया गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बताइए मोबाइल किस किस का है, राम श्याम और मुरारी का, मोबाइल किस किस का है, राम श्याम और मुरारी का। अब राम से देखो अपने राम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ये राम से राम बन गया। अब देखो श्याम, ध्यान रखना श्याम दोनों में आएगा, तो ये जो यहां पर जो श्याम है, श्यामल दान, कौन है, श्यामल दान, श्यामल दान, और मुरारी से बन गया मुरारी दान, मुरारी दान। फिर मोबाइल में देखो, मोबाइल में ध्यान रखना, मोबाइल का मतलब मो से तो हो गया मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, और बाइल, बाइल से हो गया डॉक्टर वुलर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर वुलर। इंपॉर्टेंट नाम है भाई डॉक्टर वुलर, ध्यान रखना। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम अप्रामाणिक बताने वाले विद्वान है डॉक्टर वुलर, यानी सबसे पहले इसको, सबसे पहले अप्रामाणिक इन्होंने बताया, सबसे पहले अप्रामाणिक किसने बताया, अप्रामाणिक इसको किसने बताया, इन्होंने बताया। अप्रामाणिक इस ग्रंथ को सबसे पहले डॉक्टर वुलर ने ही बताया ये ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। तो अप्रामाणिक मानने वालों का क्या सूत्र याद रखोगे आपकी, भाई देवी की तो गौरी, देवी तो गौरी है, देवी तो कैसी है, गौरी। और मोबाइल किस किस के पास है, राम श्याम और मुरारी का मोबाइल, राम श्याम और मुरारी का मोबाइल। इसमें मोबाइल में लास्ट में मोबाइल से डॉक्टर वुलर, यानी वुलर है जो सबसे पहले अप्रामाणिक माना। और रामचंद्र शुक्ल तो कह रहे हैं कि पूरा पूरा ग्रंथ ही क्या है, ये जाली है। ये याद कर लेना, आपका एक क्वेश्चन निकलेगा पक्का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। अब देखिए, अब आपको हो गया कि भाई अप्रामाणिक वाले तो हमें समझ में आ गए, अब इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है, इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम भी बता देते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान या साहित्यकार, मानने वाले साहित्यकार, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले साहित्यकार कौन है। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का सूत्र देखो थोड़ा सा ठीक है, क्या ध्यान रखना, 100,000 जिन, क्या याद रखेंगे, 100,000 जिन। कितने जिन बताओ, 100 भी और 1000 भी, 100,000 जिन आगरा गए। बस छोटा सा सूत्र है इसका, ये अर्ध प्रमाणिक बार बार पूछा जाता है। 100,000 जिन यानी 100 और 1000 जिन मिलकर के कहां चले गए, आगरा चले गए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है देखिए, 100 से क्या निकलेगा, 100 से हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये 100 से निकल गया। 1000 का मतलब अपने मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए जिन, जिन ध्यान रखना, मुनि जिनी विजय, मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय, जिन से ये बन गया। और आगरा गए, आगरा से हो गया अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा। तो ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं, ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। ये ट्रिक आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद रखने में इजी रहे तो आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। 100,000 जिन आगरा गए, कितने जिन आगरा गए, 100,000 जिन। तो देखो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले साहित्यकार हमें याद हो गए, अप्रमाणिक मानने वाले हो गए। अब कुछ प्रमाणिक भी मानते हैं, कुछ इसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक। एक विद्वान तो अपने ऐसे हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ को प्रमाणिक करने के लिए एक नए संवत की रचना भी कर दी, आनंद संवत चला दिया था, वो भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो देखो
अब प्रामाणिक मानने वाले कौन है? कुछ ऐसे हैं जो यूं कहते हैं कि नहीं प्रामाणिक है ग्रंथ, कैसे नहीं है प्रामाणिक, इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले कौन है? देखिए इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, मानने वाले विद्वान। अब इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हो जाते हैं? उसका सूत्र देखिए, उसका सूत्र एक व्यक्ति था, देखिए दो व्यक्ति याद रखो आप, श्याम मोहन मिश्रा, कौन है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम मोहन मिश्रा और एक व्यक्ति का नाम है कर्नल दीक्षित। दो व्यक्तियों के नाम याद रखो, एक तो श्याम मोहन मिश्रा और कर्नल दीक्षित। तो देखो क्या ट्रिक बनाओगे, ट्रिक ये है कि श्याम मोहन मिश्रा ने, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? श्याम मोहन मिश्रा। श्याम मोहन मिश्रा ने, श्याम मोहन मिश्रा ने कर्नल दीक्षित से, श्याम मोहन मिश्रा ने कर्नल दीक्षित से कहा, ट्रिक क्या हो गई? श्याम मोहन मिश्रा ने कर्नल दीक्षित से कहा, क्या कहा? देखिए कहा कि अयोध्या, अयोध्या दशरथ की नहीं, अयोध्या किसकी नहीं है? दशरथ की नहीं है, अयोध्या दशरथ की नहीं है तो क्या ग्रियर्सन की है? तो क्या ग्रियर्सन की है? बताओ, एक व्यक्ति था श्याम मोहन मिश्रा, उसने क्या कह दिया कर्नल दीक्षित से कि बताओ अयोध्या तो दशरथ की है, दशरथ की नहीं है तो ग्रियर्सन की थोड़ी है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये ट्रिक बन गई अपनी, ये क्या बन गई? अपनी ट्रिक बन गई। एक तरह से ये मान लो कि ये हो गई ट्रिक। अब इससे ट्रिक से उन विद्वानों के या उन साहित्यकारों के हम नाम निकालेंगे जो कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। देखिए श्याम से, अब श्याम वहां भी आ रहा था, वहां पर श्याम से बन रहा था श्यामलदान, यहां ध्यान रखना श्याम सुंदर दास, क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। उसके बाद मोहन, मोहन तो जरूर याद रखना, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, क्या नाम है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब देखो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने आनंद संवत चला दिया था। पृथ्वीराज रासो की तिथियों को प्रामाणिक साबित करने के लिए इन्होंने एक नए संवत की स्थापना की थी, ध्यान रखना आनंद संवत चला दिया था। मिश्रा से बन जाएगा मिश्र बंधु, मिश्रा से क्या बन जाएगा? देखिए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु बन जाएगा। उसके बाद कर्नल से बन जाएगा कर्नल जेम्स टोड, याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, कर्नल जेम्स टोड ने प्रामाणिक माना है इस ग्रंथ को, कर्नल जेम्स टोड। और उसके बाद आपके आ जाएगा मथुरा प्रसाद दीक्षित, दीक्षित से बन जाएगा मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित। और उसके बाद में आपके आ जाएगा अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या से भी नाम बनेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और दशरथ से बनेगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और आपके ग्रियर्सन से बन जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। लो, इतने जने विद्वान हैं जो इस ग्रंथ को क्या मान लेते हैं? बताइए, प्रामाणिक मान लेते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से ये ध्यान रखना है, तो आपका एक प्रश्न यहां से निकल जाएगा। क्या क्या ट्रिक है? देखिए पहली ट्रिक ये है कि अप्रामाणिक मानने वालों की सूत्र याद रखेंगे, देवी की गौरी और मोबाइल किस किस का? राम श्याम और मुरारी का मोबाइल, ऐसे याद रख लेंगे। अर्ध प्रमाणिक की सिंपल सी ट्रिक है कि भाई 100,000 जिन आगरा गए, 100,000 जिन कहां पर गए? बताइए, आगरा गए। फिर प्रामाणिक मानने वालों की, तो प्रामाणिक मानने वालों की श्याम मोहन मिश्रा ने कर्नल दीक्षित से कहा कि अयोध्या दशरथ की नहीं है तो क्या ग्रियर्सन की है। ये तो अब देखिए पृथ्वीराज रासो के संबंध में अब आपके प्रामाणिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो अब वो आपका गलत नहीं होगा। प्रामाणिक वाले पूछ ले, चाहे अर्ध प्रामाणिक वाले पूछ ले, चाहे अप्रामाणिक वाले पूछ ले। जाली किसने बताया? ध्यान रखना, पूर्णतः जाली बताने वाले कौन है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान रखना। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। आरपीएससी की हिट लिस्ट में क्वेश्चन है राहुल वेल। देखिए राहुल वेल रचना के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, ये ध्यान रखना। ये एक शिलांकित रचना है। राहुल वेल जो है, राहुल वेल के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊं, राहुल वेल, राहुल वेल, राहुल वेल, ध्यान रखना, राहुल वेल एक शिला पर लिखी गई रचना है, शिलांकित रचना। राहुल वेल एक शिलांकित रचना है। मध्य प्रदेश के मालवा से देखो कुछ शिलाएं मिली हैं, उन पे यह रचना अंकित है।
शिलांकित रचना है। रचनाएं कहाँ से मिली शिलाएं? मध्य प्रदेश के मालवा से कुछ शिलाएं मिली हैं, उन शिलाओं पर यह रचना लिखी हुई है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि शिलांकित रचना है। ये ध्यान रखना। कहाँ से मिली? मध्य प्रदेश के मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा से कुछ शिलाएं मिली हैं। मध्य प्रदेश के मालवा से कुछ शिलाएं मिली हैं जिन पर यह रचना लिखी हुई है। मिली, जिन पर यह रचना अंकित है, जिन पर यह रचना अंकित है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि देखिए हिंदी साहित्य में एक तो होता है गद्य, एक तो क्या होता है? गद्य, एक होता है पद्य। लेकिन ये इस रचना में गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों मिश्रित है, यानी चंपू। गद्य और पद्य, एक तो हो गया गद्य जिसको हम लय और ताल के साथ गा नहीं सकते, एक होता है पद्य जिसको हम लय और ताल के साथ गा सकते हैं, जैसे कविता हो गया, दोहा हो गया, ये पद्य का भाग है। अब ये ऐसी रचना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हो, उसको बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। तो ये हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना है। तो हम क्या कह सकते हैं? यह हिंदी साहित्य का, कौन सी? राउलवेल। यह हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है, ये ध्यान रखना। हिंदी का या हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है, ध्यान रखना। प्रथम चंपू, चंपू का मतलब गद्य पद्य मिश्रित, चंपू का मतलब गद्य पद्य मिश्रित। तो देखिए राउलवेल के बारे में आपको क्या पता चला? पहली बातों में यह पता चली कि शिला पर अंकित है। मध्य प्रदेश के मालवा में कुछ शिलाएं मिली, वहां पर यह रचना अंकित है, और प्लस में चंपू है। कैसी है? गद्य भी नहीं है, पद्य भी नहीं है, दोनों का मिश्रित रूप है, यानी चंपू है। प्रथम चंपू हो गई। एक ध्यान रखना, इसके यह किसके द्वारा रचित है? तो इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। कौन है? ये ध्यान रखना। राउलवेल किसने लिखी थी? रोड़ा कवि ने। और रोड़ा कवि ने क्या किया इस राउलवेल में? ध्यान रखना, इस राउलवेल में एक राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन है। राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? अगर इसकी विषय वस्तु की बात करें, इस रचना की विषय वस्तु क्या है? राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन है। राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन है, नखशिख का वर्णन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से राउलवेल के बारे में कुछ बातें थी। तो ये पूछा राउलवेल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो देखो इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि है, तो रोड़ा नामक कवि है तो सही है ना? रोड़ा नामक कवि है, ये हमने कह दिया कि भाई रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। ठीक है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये भी हमने बता दिया कि भाई शिलांकित रचना है। मध्य प्रदेश के मालवा से अनेक शिलाएं मिली है, उन पे ये रचना अंकित है। फिर क्या कह रहा है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित चंपू, ये भी सही बात है। फिर क्या कह रहा है? राउल नामक नायक के शौर्य का वर्णन है, नहीं, राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन है। राहुल नायक नहीं है, यानी राउलवेल, अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि राहुल नामक नायक होगा, लेकिन नहीं, राहुल इसके नायक का नाम नहीं है, इसमें राहुल नाम की एक नायिका है और उसके नखशिख का वर्णन है, ये ध्यान रखना है। तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो गया? गलत है इससे संबंधित। तो राउलवेल के बारे में महत्वपूर्ण बातें भाई अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। रोड़ा कवि, किसने लिखा? रोड़ा कवि ने। तो इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से देखिए हम इस टॉपिक को प्रश्न भी कर रहे हैं, ताकि हमें यह भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और साथ में हमें यह भी ध्यान पड़ेगा कि टॉपिक भी हमारा साथ साथ क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बहुत बार प्रश्न आता है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी के प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। यानी विभिन्न विद्वानों ने देखे, अब मैं आपसे पूछूं हिंदी का प्रथम कवि कौन है? समग्र रूप से अगर हम कहें तो सरहपा या सरहपाद उस कवि का नाम हो जाता है। लेकिन फिर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा, किसी ने कोई कवि माना है, किसी ने कोई कवि माना है। संयुक्त रूप से आपको डायरेक्ट मैं से पूछूं कि पहला कवि कौन है, तो आप कहोगे सरहप्पा। लेकिन अलग अलग विद्वानों के मत में पूछ ले तो फिर हमें ध्यान होना चाहिए कि किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो ये देखो, अब इसके बारे में चलो अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, फिर इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने किस को माना है, पूरा डिटेल से आ जाते हैं। आ जाइए यहां से, अब वो क्वेश्चन, उसमें तो 4 ही कवि हैं, ये पूरा अपन कर लेंगे कि भाई किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किस को माना है, पूरा आपको क्लियर यहां होने वाला है। एक प्रश्न ये मान लो कि आपको यहां से भी मिल जाएगा। देखिए
हिंदी साहित्य का प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों की नजर में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है और समग्र रूप से कौन है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि इन्होंने माना है स्वयंभू को। ध्यान रखना, स्वयंभू किसको मानते हैं ये हिंदी साहित्य का प्रथम कवि? बताइए, स्वयंभू। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र उसी को मानते हैं जिसको समग्र रूप से माना जाता है। ध्यान रखना, सरहप्पा किसको मानते हैं? ये हिंदी साहित्य का पहला कवि सरहप्पा या सरहपाद को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर जिनकी रचना है शिव सिंह सरोज, है ना, उसके अनुसार तो वो पुष्प या पुंड, पुष्प या पुंड को मानते हैं। पुष्य या पुंड, पुष्प नहीं, पुष्य या पुंड को मानते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन हो जाता है? ये मानते हैं राजा मुंज को। किसको मानते हैं? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राजा मुंज को ये मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो ध्यान रखना, अब्दुर रहमान। किसको मानते हैं? अब्दुर रहमान को मानते हैं, अब्दुर रहमान, याद रखेंगे। और माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह, ये देखिए गोरखनाथ को, ये क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है? गोरखनाथ, गोरखनाथ हो जाता है हिंदी साहित्य का पहला कवि। डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं? देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं विद्यापति को। किसको मानते हैं? विद्यापति को मानते हैं। विद्यापति की रचनाओं की चर्चा की थी हमने कि विद्यापति की 3 तरह की रचनाएं हैं, संस्कृत भाषा की, मैथिली की, हर्ष की, है ना, संस्कृत की, मैथिली की और अवहट की। गणपति चंद्र गुप्त देखिए किसको मानते हैं? ध्यान रखना, शालिभद्र सूरी को। किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। तो ये कुछ विभिन्न विद्वानों की नजर में प्रथम कवि हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्या कहेंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? सरहप्पा को। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को मानते हैं। और उसके बाद में आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह गोरखनाथ को मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। और गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और अगर मैं कहूं कि समग्र रूप से सर बता दीजिए कि कौन सा हिंदी का प्रथम कवि है समग्र रूप से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम हो जाएगा और वो हो जाएगा सरहप्पा। क्या हो जाएगा बताइए? सरहप्पा। तो आ जाइए अब देखते हैं क्वेश्चन अपना। इस स्लाइड को आप है ना इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको अपनी कॉपी में उतार ले, इंपॉर्टेंट चीज है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि, तो अगर इसको सुमेलित करें ना तो सुसंगत कीजिए, तो सुसंगत कीजिए तो देखो शिव सिंह सेंगर ने तो किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने तो माना है पुष्प दंत या पुष्य या पुंड को माना है, ये ध्यान रखना। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ए में तो 4, ए में तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राम कुमार वर्मा बताओ किसको मानते हैं? स्वयंभू को। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि बी में 1 हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर नगेंद्र दोनों ने किसको माना है? सरहप्पा या सरहपाद को। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि सी में 2 हो जाएगा। और गणपति चंद्र गुप्त ने बताओ किसको माना है? शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि डी में 3 हो जाएगा। डी में बताइए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये मैं इसका उत्तर अपन इस तरह से कर सकते हैं। और कोई भी पूछ ले, अब देखो यहां तो 4 ही क्लियर हुए, और भी पूछ ले तो अपन ने बहुत सारों की चर्चा कर ली है। अब देखिए चर्या पद के रचयिता कौन है? तो चर्या पद के रचयिता आपको ध्यान रखना है सबरप्पा। चर्या पद किसकी रचना है? सबरप्पा की। चर्या पद देखिए सिद्धों द्वारा लिखे गए गीत हैं जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। चर्या पद किसने लिखे? सिद्धों द्वारा। अब सिद्ध में भी कौन सा? सबरप्पा। तो सिद्धों द्वारा लिखे गए गीत हैं, सिद्धों द्वारा लिखे गए गीत हैं जो अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। ध्यान रखना, लिखे गए गीत जो अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, जो अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, जो अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, ये ध्यान रखें आप, है ना। संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा कौन सी है? संध्या भाषा, ये ध्यान रखना। अब देखिए एक कथन शंकराचार्य, अब देखो ये कथन दोनों तरह से आ सकता है। यहां पे क्या करें? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित
महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो पहली बात तो अब ये क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है आपको, यूं कह ले कि भाई गोरखनाथ के बारे में ये किसने कहा कि शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और महिमान्वित पुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो ये कथन तो हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और किसके बारे में कहा, गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ के बारे में ये कहा कि भाई शंकराचार्य के बाद में इतना अधिक प्रभावशाली पुरुष भारतवर्ष में और कोई दूसरा नहीं हुआ। तो गोरखनाथ के बारे में कहा, किसने कहा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कथन याद रखना, एग्जाम में आजकल ट्रेंड है कथन पूछे जाते हैं, तो आपको यहां पर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद ही बोल दिया, लेकिन अब आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि गोरखनाथ के बारे में ये किसने कहा कि शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित पुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। फिर उसमें दे देगा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, यानी प्रमाणिक मानते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रमाणिक किसको मानते हैं। तो ध्यान रखें, चलो इसके बारे में पूरा क्लियर कर ही देते हैं कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, पृथ्वीराज रासो के संस्करण, पृथ्वीराज रासो के संस्करण। देखो अगर बात करें पृथ्वीराज रासो के संस्करणों की, तो मुख्य रूप से 4 संस्करण हैं। देखिए मुख्य रूप से कितने संस्करण हैं, 4 संस्करण हैं। देखिए पहले तो वृहत्तम संस्करण, वृहत्तम संस्करण, उसके बाद में आपके हो जाएगा मध्यम संस्करण, मध्यम संस्करण, उसके बाद में आपके हो जाएगा लघु संस्करण, लघु संस्करण, और उसके बाद में आपका है लघुतम संस्करण, लघुतम संस्करण। 4 संस्करण हो गए। अब देखो इसमें कितने कितने छंद हैं, कितने कितने छंद हैं। देखो इसमें आपके हैं 16,306 छंद, 16,306 छंद। यहाँ पर कितने हैं, लगभग 7,000 छंद हैं, ध्यान रखें। इसमें कितने हैं, इसमें 3500 छंद हैं, और इसमें 1300 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं, 1300 छंद है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए 1300 छंद वाले की बात इसमें हो रही है, देखिए है ना, ये सबसे छोटा संस्करण है। ये हो गया। उसके बाद में बात करें कि भाई ये किस संग्रहालय में रखी गई। अगर संग्रहालय की बात करें प्रॉपर, तो जिन जिन का अपने को अपने लिखा हुआ है, देखिए ये जो वृहत्तम संस्करण है ये आपके उदयपुर के संग्रहालय में रखा हुआ है, ध्यान रखना, उदयपुर के संग्रहालय में। ये मध्यम जो संस्करण है वो आपके बीकानेर के संग्रहालय में रखा हुआ है, बीकानेर के संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये जो लघु संस्करण है ये भी बीकानेर में रखा हुआ है, बीकानेर में रखा हुआ है, यूं कह सकते हैं। बीकानेर ये कहां पर, देखिए अबोहर, बीकानेर के अबोहर संग्रहालय में है, और ये आपके बीकानेर के अनूप संग्रहालय में है, अनूप संस्कृति संग्रहालय में है। ठीक है। उसके बाद अगर प्रकाशन की बात करें तो 2 के बारे में ज्यादा मिलता है। ये देखिए, ये तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की तरफ से, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन किया, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित है ये आपके। और ये देखिए बाकी ये अप्रकाशित है, अप्रकाशित है, और इसकी हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं, हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो किस संस्करण को सबसे मूल मानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा, ध्यान रखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त जो हैं वो इसी संस्करण को, डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त इसी संस्करण को मूल मानते हैं। ये ध्यान रखना, इसी संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं, इसी संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखने की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। तो ये ध्यान रखेंगे वृहत्तम संस्करण में कितने कितने छंद है ये ध्यान रखेंगे, और गुणोत्तर सर्ग, वृहत्तम संस्करण में कितने सर्ग हैं, गुणोत्तर सर्ग है, ये ध्यान रखेंगे। और ये छंदों की संख्या है, ये देखिए इनके संग्रहालय हैं। और सबसे ज्यादा प्रामाणिक लघुतम संस्करण को ही डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त प्रामाणिक मानते हैं। तो इसको आ जाएगा सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए ये पूरा आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
फिर देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो मैथिल कोकिल उसी रचना के आधार पर कहलाएंगे जो उन्होंने मैथिली में लिखी है। देखो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं बताओ कौन सी भाषा में लिखी है? अवहट्ट में। ध्यान रखना, शुरू में ही बता दिया था मैंने कौन सी भाषा में लिखी है, अवहट्ट में। लिखनावली किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। लिखनावली किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में। तो मैथिली में कौन सी बच गई? पदावली। पदावली मैथिली में है, तो मैथिली में है उसी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाएंगे। और बताइए पदावली पर किस भाषा का प्रभाव है? तो हम कह देंगे संस्कृत भाषा का। इस पे क्या नहीं, इस पे बंगला भाषा का क्या आ जाता है? प्रभाव आ जाता है। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। देखो, सिद्धों ने वाम मार्गी जो भोग साधना थी, पंचमकार वो जो मानते थे, मांस मछली मदिरा इनका सेवन करना वो उचित मानते थे, है ना, मत्स्य मैथुन ये सभी अनिवार्य मानते थे। वहीं जो नाथ है उसके विपक्ष में उन्होंने हठ योग साधना प्रारंभ की। ये तो ठीक है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। ये भी बात सही है। देखो, जैन साहित्य में आचार भी मिलते हैं, रास भी मिलते हैं, फागु भी मिलते हैं, चरित भी मिलते हैं। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो देखो, जैन जो थे उन्होंने पूर्वी भाग में नहीं प्रचार किया था, पश्चिमी भाग में। जैन साधुओं ने किस भाग में प्रचार किया था? पश्चिमी भाग में प्रचार किया था। ये ध्यान रखना है। तो ये पूर्वी भाग में जो जैन साधुओं की पूर्वी भाग में बात कर रखी है, ये इसमें सही नहीं है, ये ध्यान रखना। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, ये भी सही है भाई। सिद्ध साहित्य कहाँ से निकला हुआ है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है, ये भी सही है। फिर देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, ये अपने हो गया है ना। हाँ, तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, हर तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे, व्याकरण से संबंधित भी और साहित्य से संबंधित भी। तो आदिकाल का अपना वीडियो है, इसका आगे का पार्ट और जल्दी ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है। और अगर आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में इसके अगर की आपको पीडीएफ चाहिए अपने क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और भी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं, बहुत सारा मैटर मिलने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।